क्या हो अगर ये कहा जाए कि किसी भी जीव की पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद एक 2 मीटर लंबे अदृश्य कोड द्वारा नियंत्रित होता है। ये तो सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। जीवन का वो रहस्य जो एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना के अंदर हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल होकर खामोशी से काम कर रहा है। और जब हम उस अदृश्य कोड की जटिलता को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति की सबसे सुरक्षित तिजोरी में झांक रहे हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन इसी तिजोरी के तंत्र को डिकोड करना है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम आणविक वंशागति यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आधार को समझेंगे। खास तौर पर एनसीईआरटी के उस हिस्से को जो ट्रांसक्रिप्शन तक जाता है। सही कहा। हम डीएनए, आरएनए और उनके उन रहस्यमयी तरीकों को उजागर करेंगे जो ये तय करते हैं कि जीवन असल में कैसे काम करता है। तो जब हम जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो अक्सर इसे बस एक रासायनिक सूत्र मान लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। एकदम। मतलब इसका जो पैमाना है वो असल में दिमाग को चकरा देने वाला है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि डेटा का ये पैमाना जीव की जटिलता के साथ कैसे बढ़ता है। अगर हम एक बहुत ही बुनियादी स्तर से शुरू करें, जैसे कि एक बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस होता है। बिल्कुल। तो 5X174 नाम के एक सूक्ष्म बैक्टीरियोफेज में केवल 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओह, बस इतने से? हाँ, ये एक बहुत ही छोटी और बुनियादी स्क्रिप्ट है। लेकिन जैसे जैसे जीव जटिल होता है ये कोड विशाल होता जाता है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में ये संख्या 48,502 बेस पेयर तक पहुंच जाती है। और फिर हम ई कोलाई बैक्टीरिया पर आते हैं। उसमें लगभग 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं। और इंसानों का डेटा तो और भी विशाल है। हमारे एक हैप्लॉइड सेल में 3.3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ये ऐसा है जैसे एक छोटी सी डायरी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया तक का सफर। बिल्कुल। और ये डेटा रैंडम नहीं है। डीएनए की लंबाई सीधे तौर पर उसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या से तय होती है। और ये लाइन सीधे परीक्षाओं में, खास तौर पे नीट में पूछी जाती है। एकदम सही। हर एक न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस होता है, वो एक डेटा बाइट की तरह काम करता है। जैसे इमारत के ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा तथ्य है जहां अक्सर बुनियादी अवधारणाओं में छात्र फंस जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। न्यूक्लिक एसिड के परिवार में डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं ना? हाँ, दोनों आते हैं। और दोनों ही कोडिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ वायरसों में आरएनए ही ये काम करता है। तो प्रकृति ने अपने मुख्य डेटाबेस के रूप में सिर्फ डीएनए को ही क्यों चुना? आरएनए में क्या खराबी थी? इसका जवाब एक बहुत ही सूक्ष्म रासायनिक अंतर में छिपा है, और यही अंतर पूरी विकासवादी कहानी तय करता है। आरएनए की राइबोज शुगर के दूसरे कार्बन पर, यानी 2 प्राइम पोजीशन पर, एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप होता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? ये OH ग्रुप रासायनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो मतलब वो हर किसी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने को तैयार रहता है। बिल्कुल। और आनुवांशिक जानकारी के मामले में प्रतिक्रियाशील होने का मतलब है अस्थिर होना। वो आसानी से नष्ट हो सकता है। समझ गए। और डीएनए में ऐसा नहीं होता? नहीं। दूसरी ओर डीएनए में वो ऑक्सीजन गायब होती है, इसीलिए तो इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु के न होने से ये रासायनिक रूप से बेहद शांत और स्थिर हो जाता है। रुकिए, क्या सिर्फ एक ऑक्सीजन परमाणु के गायब होने से अरबों साल तक जेनेटिक कोड सुरक्षित रह सकता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, प्रकृति इतनी सरल कैसे हो सकती है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है। ओह, कुछ और भी है? बिल्कुल। आरएनए में यूरासिल नाम का बेस होता है, जबकि डीएनए में थाइमीन होता है। और थाइमीन असल में रासायनिक रूप से 5 मिथाइल यूरासिल है। यानी यूरासिल पर ही एक अतिरिक्त मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और ये अकेला मिथाइल ग्रुप डीएनए को इतनी अतिरिक्त संरचनात्मक स्थिरता देता है कि वो बाहरी म्यूटेशन से बचते हुए पीढ़ियों तक डेटा को बिना भ्रष्ट हुए सुरक्षित रख सके। वाओ! और ये सीधे नीट में 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला सवाल है। एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप और पूरी कहानी बदल गई। अब ये तो बात हो गई आधुनिक रसायन विज्ञान की, लेकिन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ को ये सब नहीं पता था। बिल्कुल नहीं। उनकी प्रयोगशाला में जो हुआ वो किसी मेडिकल सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। वाकई, ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के साथ प्रयोग कर रहे थे। वो समझना चाहते थे कि न्यूमोनिया कैसे काम करता है। तो उनके पास 2 स्ट्रेन थे,
एक एस स्ट्रेन जो एक चिकने पॉलीसैकेराइड कोट के कारण घातक था, और दूसरा था आर स्ट्रेन जो खुरदरा और पूरी तरह से सुरक्षित था। हाँ, और उन्होंने चूहों पर इसका परीक्षण किया। यहां तक तो सब सामान्य लगता है। जीवित एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए, और जीवित आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहे बच गए। फिर उन्होंने एक तार्किक कदम उठाया। उन्होंने एस स्ट्रेन को अत्यधिक गर्मी देकर मार डाला। हीट किल्ड एस स्ट्रेन डालने पर चूहे जीवित रहे क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुके थे। लेकिन असली रहस्य तब गहराया जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जीवित आर स्ट्रेन के साथ मिलाया। हाँ, और फिर चूहों में इंजेक्ट किया और चूहे मर गए। और जब उन मृत चूहों के खून की जांच की गई ना, तो उसमें जीवित एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तैरते हुए मिले। ये कैसे संभव है? मतलब एक मृत बैक्टीरिया ने एक जीवित लेकिन हानिरहित बैक्टीरिया को एक कातिल में कैसे बदल दिया? ग्रिफिथ ने भी यही सोचा। उन्होंने तर्क दिया कि उस मृत एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा भौतिक रूप से ट्रांसफर हुआ है जिसने आर स्ट्रेन की पूरी प्रकृति ही बदल दी है, जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरण सिद्धांत कहा है ना। बिल्कुल। इस सिद्धांत ने आर स्ट्रेन को वो चिकना पॉलीसैकेराइड कोट बनाने का आनुवांशिक निर्देश दिया। एक मृत जीव ने अपने भौतिक लक्षण एक जीवित जीव को सौंप दिए थे। ये उस समय के विज्ञान के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना रही होगी। एकदम। लेकिन ग्रिफिथ ये साबित नहीं कर पाए कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर था क्या। वो कौन सा रसायन था, ये उन्हें नहीं पता था। इसी रहस्य को सुलझाने में ओजवाल्ड एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी को 1944 तक का समय लग गया। उन्होंने उस मृत एस स्ट्रेन के अर्क से एक एक करके संदिग्धों को बाहर निकालना शुरू किया। हाँ, प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल किया जो प्रोटीन नष्ट करता है, लेकिन रूपांतरण नहीं रुका। आरएनएच का इस्तेमाल किया, फिर भी रूपांतरण होता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनएच एंजाइम का उपयोग किया, जो विशेष रूप से डीएनए को नष्ट करता है, रूपांतरण पूरी तरह रुक गया। मृत एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई जानकारी नहीं गई। ये स्पष्ट था कि डीएनए वो रसायन था। और यहाँ एक आम ट्रैप है जिसमें अक्सर छात्र उलझते हैं। हाँ, वो कौन सा? डीएनए एक अणु है और डीएनएज उसे तोड़ने वाला एंजाइम। दोनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट होना ही चाहिए। ये नीट में सीधा पूछा जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी टिप है, फिर भी वैज्ञानिक समुदाय इतनी आसानी से कहाँ मानता है। बिल्कुल। कई वैज्ञानिकों को लगता था कि प्रोटीन ज्यादा जटिल होते हैं, उनमें ज्यादा विविधता होती है, इसलिए आनुवंशिक पदार्थ वही होने चाहिए। डीएनए तो उन्हें बहुत सरल दिखता था। इस पूरी बहस को अंततः 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने खत्म किया। और उनका तरीका बिल्कुल असंदिग्ध था, अनइक्विवोकल प्रूफ। उन्होंने बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया। वायरस बहुत सरल होते हैं, बाहर प्रोटीन का कोट और अंदर डीएनए। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने वायरस के 2 समूह बनाए। एक को रेडियोधर्मी सल्फर में उगाया, जिससे उनका प्रोटीन कोट चमकने लगा, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं। सही। और दूसरे समूह को रेडियोधर्मी फॉस्फोरस में उगाया, जिससे उनका डीएनए चमकने लगा, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए का हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को इन वायरसों से संक्रमित होने दिया। संक्रमण के तुरंत बाद उन्होंने एक ब्लेंडर का उपयोग किया। ये केवल मिक्स करने के लिए नहीं था, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौतिकी काम कर रही थी। हाँ, ब्लेंडर। लेकिन असल में ब्लेंडर के अंदर क्या हुआ? ये सिर्फ घुमाना तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। ब्लेंडर के उच्च गति वाले घुमाई ने एक भारी भौतिक कतरनी बल यानी शीरिंग फोर्स पैदा किया। इस बल ने उन खाली वायरल प्रोटीन कोट्स को बैक्टीरिया की बाहरी सतह से बलपूर्वक अलग कर दिया। और फिर सेंट्रिफिकेशन से उन्होंने इन दोनों को अलग कर लिया। भारी बैक्टीरिया नीचे बैठ गए और हल्के वायरल प्रोटीन कोट तरल में ऊपर तैरने लगे। और जब परिणाम देखे गए तो केवल वे बैक्टीरिया रेडियोधर्मी पाए गए जिन्हें फॉस्फोरस वाले वायरस ने संक्रमित किया था। इसका सीधा और निर्विवाद मतलब था कि वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर केवल अपना डीएनए भेजा था, प्रोटीन बाहर ही रह गया था। इस प्रयोग ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि पीढ़ियों तक जानकारी ले जाने वाला असली बॉस डीएनए ही है। अब जब ये साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक जानकारी का वाहक है, तो वैज्ञानिक ये समझने के लिए बेताब थे कि ये दिखता कैसा है। एक सच्चे आनुवांशिक पदार्थ को कुछ कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जैसे उसे अपनी सटीक कॉपी बनानी आनी चाहिए, उसे स्थिर होना चाहिए और म्यूटेशन के जरिए विकास की धीमी गुंजाइश भी होनी चाहिए। और यही प्रोटीन पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कॉपी नहीं बना सकता। और आरएनए का क्या? वो तो कॉपी बना सकता है ना? आरएनए कॉपी तो बना सकता है, लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, वो अपनी प्रतिक्रियाशील प्रकृति के कारण बहुत अस्थिर है।
हाँ, इसीलिए आरएनए जीनोम वाले वायरसों का जीवन काल छोटा होता है और वे तेजी से म्यूटेट करते हैं। बिल्कुल। इसलिए जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डीएनए ही एकमात्र बेहतरीन विकल्प बचता है। स्टोरेज के लिए डीएनए, ट्रांसमिशन के लिए आरएनए। और फिर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने उस मास्टरपीस को दुनिया के सामने रखा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अक्सर मैं इसे अंधेरे में चमकती हुई एक घुमावदार सीढ़ी की तरह सोचती हूँ। वो एक बहुत ही सटीक विजुअल उपमा है। बैकबोन यानी जो रेलिंग है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी है और अंदर के डंडे नाइट्रोजनस बेस हैं। जहां एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3। इसमें एक एंटी पैरेलल पोलैरिटी भी होती है। अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये बेस अंदर की तरफ ही क्यों होते हैं? वे बाहर क्यों नहीं लटक सकते? बहुत ही तार्किक सवाल है। ये पूरी तरह से भौतिकी और थर्मोडायनेमिक्स का खेल है। जो बेस होते हैं वे हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागने वाले होते हैं। अच्छा, और कोशिका का वातावरण तो पानी से भरा होता है। बिल्कुल। तो ये बेस खुद को बचाने के लिए हेलिक्स के अंदर की तरफ छिप जाते हैं। यही कारण है कि हेलिक्स अपने आप को इस तरह घुमाता है कि पानी अंदर न जा सके। वाओ, मतलब ये संरचना केवल इत्तेफाक नहीं है, ये पानी से बचने का एक पूरा मैकेनिज्म है। हाँ, और इसी वजह से इसकी ज्यामिति इतनी सटीक है। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है और एक पूरा घुमाव या पिच 3.4 नैनोमीटर का होता है, जिसमें लगभग 10 बेस पेयर आ जाते हैं। एकदम सही। लेकिन इतनी लंबी संरचना टूटती क्यों नहीं? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत कमजोर होते हैं ना? यहीं पर बेस स्टैकिंग का सिद्धांत काम आता है। एक बेस पेयर दूसरे के ठीक ऊपर इस तरह रखा होता है जैसे चुम्बक के सिक्के एक के ऊपर एक टिके हों। ओह, तो उससे मजबूती मिलती है। हाँ, ये स्टैकिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर इस सीढ़ी को ऐसी मजबूती देते हैं कि ये लाखों साल पुराने जीवाश्मों में भी सुरक्षित मिल जाता है। ये तो अद्भुत है। और इसी संरचना से प्रेरित होकर फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया। हाँ, जानकारी हमेशा एक दिशा में बहती है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए बनता है और फिर आरएनए से ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन। लेकिन यहाँ एक बड़ी व्यावहारिक समस्या खड़ी हो जाती है। एक स्तनधारी कोशिका के अंदर डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। बहुत लंबा होता है। और जिस न्यूक्लियस में इसे रहना है वो इतना सूक्ष्म है कि उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। ये तो एक पूरी मालगाड़ी को एक माचिस की डिब्बी में पैक करने जैसा है। ये कैसे संभव है? ये असल में प्रकृति के सबसे उन्नत डेटा कंप्रेशन सिस्टम का उदाहरण है और ये सारा जादू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पर निर्भर करता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? हिस्टोन नाम के विशेष प्रोटीन इस काम को अंजाम देते हैं। हिस्टोन में लाइसीन और आर्जिनिन जैसे बेसिक अमीनो एसिड की भरमार होती है जो उन्हें एक मजबूत पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ठीक कहा। और दूसरी तरफ हमारा डीएनए है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप के कारण नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज होता है। विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो भौतिकी का बुनियादी नियम है। हाँ, और यही नियम यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम करता है। 8 हिस्टोन अणु मिलकर एक कोर बनाते हैं जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली छर्की की तरह काम करता होगा। बिल्कुल। और नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए उस पर कसकर लिपट जाता है। इस पूरी संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम पर डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर लिपट जाते हैं। ये ब्रह्मांड की गजब की इंजीनियरिंग है। जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो ये क्रोमैटिन धागे पर पिरोए गए मोतियों जैसा दिखाई देता है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। एकदम सही विजुअल है। तो डीएनए इतना स्थिर है, इतने अच्छे से पैक हो जाता है। लेकिन अगर हम विकास के शुरुआती पन्नों को पलटें तो लगता है कि डीएनए शुरू से बॉस नहीं था, शुरुआत किसी और ने की थी। जी हाँ, आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना यही बताती है कि पृथ्वी पर पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही था। मतलब डीएनए से पहले आरएनए का राज था। बिल्कुल। जीवन की सभी महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग सब आरएनए के चारों ओर ही विकसित हुईं। उस समय आरएनए दोहरी भूमिका में था। वो जेनेटिक मटेरियल भी था और बायोकैटलिस्ट भी। लेकिन एक कैटलिस्ट होने का मतलब है कि उसे लगातार रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेना पड़ता होगा। और इसीलिए वो अस्थिर था।
विकासवादी तर्क ये कहता है कि जीवन को जटिल होने के लिए एक ऐसे सुरक्षित वॉल्ट की जरूरत थी जो आसानी से ना बदले। इसलिए रासायनिक संशोधनों के जरिए आरएनए से ही डीएनए का निर्माण हुआ। आरएनए ने स्टोरेज का काम डीएनए को सौंप दिया। हाँ, उसने अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी। अगर हम इस पूरे सेल को एक प्रोटीन बनाने वाले कारखाने की उपमा दें, तो डीएनए बॉस का वो तिजोरी में रखा मास्टर ब्लूप्रिंट है जो कभी बाहर नहीं आता। तो फिर इस फैक्ट्री का काम कैसे होता है? काम आरएनए के 3 अलग-अलग तरह के मजदूर करते हैं। हाँ, तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए उस मास्टर ब्लूप्रिंट की वो कॉपी है जिस पर प्रोटीन बनाने के सटीक निर्देश लिखे हैं। और टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए उस फैक्ट्री का डिलीवरी बॉय है, जो एमआरएनए पर लिखे कोड को पढ़ता है और गोदाम से सही अमीनो एसिड चुनकर लाता है ना? बिल्कुल सही। और तीसरा आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। वो तो शायद खुद मशीनरी है जो राइबोसोम के अंदर बैठकर संरचनात्मक और उत्प्रेरक का काम करता है। सटीक विश्लेषण। सेल में प्रोटीन बनाने के लिए इन तीनों आरएनए की उपस्थिति अनिवार्य है। एक भी गायब हुआ तो पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। ये एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अब हम सेंट्रल डॉगमा के सबसे महत्वपूर्ण कदम पर आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की उस सुरक्षित तिजोरी से जानकारी को बाहर कैसे निकाला जाता है? परिभाषा के अनुसार ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जहां डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड की आनुवंशिक जानकारी की नकल करके आरएनए बनाया जाता है। और ये काम एक बहुत ही खास एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी विसंगति नजर आती है। अगर डीएनए में मौजूद सारी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, तो ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड्स की एक साथ कॉपी क्यों नहीं की जाती? आधा डेटा क्यों छोड़ दिया जाता है? ये प्रकृति की एक बहुत ही सोची समझी सुरक्षा प्रणाली है। इसके 2 बड़े और व्यवहारिक कारण हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला है प्रोटीन केओस। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस समान नहीं होता। सही है। अगर दोनों से आरएनए बना, तो एक ही जीन से 2 बिल्कुल अलग आरएनए बनेंगे और अंततः 2 अलग तरह के प्रोटीन। पूरी सेलुलर मशीनरी भ्रमित हो जाएगी कि कौन सा काम करना है। ये तो वाकई एक बड़ी अराजकता होगी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण भौतिकी और संरचना से जुड़ा है, स्ट्रक्चरल ग्रिडलॉक। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेंगे, तो वे दोनों नवजात आरएनए स्ट्रैंड्स भी एक दूसरे के पूरक होंगे। तो वे आपस में जुड़ जाएंगे? बिल्कुल। सेल के अंदर बाहर आते ही वे तुरंत आपस में जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। राइबोसोम कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पढ़ नहीं सकता। नतीजा ये होगा कि प्रोटीन बनने की प्रक्रिया हमेशा के लिए रुक जाएगी। कमाल है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गड़बड़ी ना हो, पॉलीमरेज एंजाइम का एक बहुत ही सख्त नियम है। वो पॉलीमराइजेशन केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में ही करता है। हाँ, और इसी नियम की वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग-अलग नाम और भूमिकाएं हैं। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, एंजाइम उसे सांचे की तरह पढ़ता है, इसलिए इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरे वाले को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, ये वो जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। कोडिंग स्ट्रैंड असल में किसी भी चीज के लिए कोड करता ही नहीं है। ये बिल्कुल उल्टा लगता है। अगर वो कोड नहीं करता तो उसे कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? ये एक ऐसा दिलचस्प ट्विस्ट है जहां लोग नाम से धोखा खा जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पॉलीमरेज एंजाइम इस कोडिंग स्ट्रैंड को बस रास्ते से हटाकर विस्थापित कर देता है। तो फिर नाम कोडिंग क्यों? क्योंकि नए बने आरएनए का सीक्वेंस बिल्कुल इस विस्थापित स्ट्रैंड जैसा ही होता है, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इसलिए इसे केवल संदर्भ के लिए कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। सारा असली काम तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कर रहा होता है। ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। इस पूरी प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं ना? बिल्कुल। पहला इनिशिएशन, जहां पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र से जुड़ता है। फिर इलॉन्गेशन, जहां वो हेलिक्स को खोलकर आरएनए बनाता है। और अंत में टर्मिनेशन, जहां टर्मिनेटर क्षेत्र पर पहुंचकर एंजाइम और नया आरएनए दोनों अलग हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बैक्टीरिया के मामले में नवजात एमआरएनए को किसी खास प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ ही चलते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सुव्यवस्थित सिम्फनी की तरह काम करती है। ग्रिसिथ की प्रयोगशाला के उन रहस्यमयी चूहों से लेकर हर्शी चेस के सेंट्रीफ्यूज ब्लेंडर तक,
और फिर डीएनए की पानी से बचने वाली उस अद्भुत ज्यामिति से लेकर ट्रांसक्रिप्शन के उस एक तरफा नियम तक ये आणविक वंशागति की असाधारण यात्रा रही है। बिल्कुल। ये सब कुछ जीवन की ये पूरी इंजीनियरिंग इसी सेकंड हमारे भीतर खामोशी से काम कर रही है। अगर हम इस पूरी व्यवस्था को एक बड़े नजरिए से देखें ना, तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है। आज हमने देखा कि डीएनए जीवन की एक बेहद सुरक्षित तिजोरी है जो खुद कोई सक्रिय काम नहीं करता। हाँ, सारा काम तो आरएनए करता है। बिल्कुल। आरएनए पृथ्वी पर पहला था। आरएनए ही सारा संदेश ले जाता है और आरएनए ही राइबोसोम की मशीनरी चलाता है। तो ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या डीएनए वास्तव में सेल का सर्वशक्तिमान बॉस है, या वो केवल एक आलसी राजा है और जीवन का असली मास्टरमाइंड हमेशा से आरएनए ही रहा है? बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या है ट्रांसक्रिप्शन, वो तो फिर भी समझ में आती है। मतलब वहाँ न्यूक्लियोटाइड की भाषा न्यूक्लियोटाइड में ही कॉपी हो रही है। लेकिन असली पहेली तो इसके बाद शुरू होती है। आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? यही सबसे बड़ा सवाल था उस समय के वैज्ञानिकों के लिए। क्योंकि हमारे पास आरएनए में केवल 4 बेस हैं, ए, यू, जी और सी। लेकिन एक फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अलग-अलग अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। तो सिर्फ 4 अक्षरों से 20 अलग-अलग शब्दों का निर्माण कैसे हो सकता है? और मजेदार बात यह है कि इस बायोलॉजिकल पहेली को सुलझाने के लिए एक भौतिक विज्ञानी, एक फिजिसिस्ट का दिमाग लगा था, जॉर्ज गैमोव। अरे वाह! एक फिजिसिस्ट ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व की। हाँ। उन्होंने बायोलॉजी में गणित का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया। गैमो ने तर्क दिया कि अगर एक बेस एक अमीनो एसिड बनाता तो केवल 4 ही बन पाते, जो कि बहुत कम है। बिल्कुल। और अगर हम 2 बेस का जोड़ा बनाते हैं, यानी 4 की पावर 2, तो 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो अभी भी 20 से कम ही है। एकदम सही। तो इसका सीधा सा गणितीय मतलब ये था कि प्रकृति को कम से कम 3 अक्षरों का एक शब्द बनाना ही पड़ेगा। गैमो ने प्रस्ताव रखा कि न्यूक्लियोटाइड बेस को ट्रिपलेट यानी 3 के जोड़े में पढ़ा जाना चाहिए। अच्छा, तो अगर हम 4 बेस का ट्रिपलेट बनाते हैं तो 4 की पावर 3 यानी 64 अलग-अलग कॉम्बिनेशन या कोडॉन बनते हैं। और 64 कोडॉन 20 अमीनो एसिड के लिए पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा हैं। ये गणित तो एकदम सटीक बैठता है। लेकिन स्रोत में कुछ और वैज्ञानिकों का भी जिक्र है जिन्होंने इसे असल में लैब में साबित किया। हरगोविंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग। हाँ, खुराना जी ने आरएनए का रासायनिक संश्लेषण किया था और निरेनबर्ग ने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया जिससे प्रोटीन सिंथेसिस को समझा जा सके। लेकिन एक जगह आके मैं थोड़ा उलझ गई। सेवेरो ओचुआ के रोल और उनके नाम पर रखे गए एंजाइम को लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है। क्या आप इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि ये ओचुआ एंजाइम असल में करता क्या है? देखिए, छात्रों को इस बिंदु पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये अक्सर परीक्षाओं में एक बड़ा ट्रैप होता है। इस एंजाइम को पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज कहते हैं और यही सेवेरो ओचुआ एंजाइम है। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी डीएनए टेम्पलेट के आरएनए को सिंथेसाइज कर सकता है। मतलब वैज्ञानिक अपनी मर्जी से लैब में आरएनए के अनुक्रम बना सकते थे, बिना किसी सेल्यूलर मशीनरी पर निर्भर हुए। ओह, समझ गई। और फिर वो देख सकते थे कि उस आरएनए से कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है। बिल्कुल। इसी ने जेनेटिक कोड का पूरा ताला खोलने में सबसे बड़ी मदद की। तो जब वैज्ञानिकों ने इस जेनेटिक कोड को क्रैक कर लिया तो उन्होंने पाया कि ये भाषा कुछ बहुत ही कड़े नियमों का पालन करती है। इसके 6 कड़े नियम हैं। हाँ, पहला नियम तो यही है कि हर कोडॉन ट्रिपलेट होता है और दूसरा ये कि यह अनएम्बिग्युअस होता है। मतलब एक कोडॉन हमेशा एक ही विशिष्ट अमीनो एसिड बनाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन एक नियम में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, डीजेनरेट। रुकिए, डीजेनरेट का मतलब तो आम भाषा में किसी चीज का खराब होना या पतन होना होता है। क्या ये जेनेटिक कोड में किसी खामी की ओर इशारा कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी में यहाँ डीजेनरेट का अर्थ एक बेहद शानदार बैकअप सिस्टम या अतिरिक्तता, जिसे हम रिडंडेंसी कहते हैं, उससे है। वो कैसे? देखिए, चूंकि हमारे पास 64 कोडॉन हैं और केवल 20 अमीनो एसिड हैं, तो जाहिर है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जिनके लिए एक से अधिक कोडॉन काम करते हैं। अच्छा, मतलब एक ही अमीनो एसिड को 2 या 4 अलग-अलग कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रकृति का सेफ्टी नेट है। अगर म्यूटेशन के कारण कोड का आखिरी अक्षर बदल भी जाए, तब भी बहुत चांस रहता है कि वही सही अमीनो एसिड बन जाए और प्रोटीन खराब ना हो।
ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। इसके अलावा स्रोत बताते हैं कि ये कोड कंटिगुअस है, यानी mRNA पर इसे बिना किसी कॉमा या पंक्चुएशन के लगातार पढ़ा जाता है। हाँ, कोई ब्रेक नहीं होता बीच में। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सल है। सही कहा। यूनिवर्सल का अर्थ है कि इस धरती पर मौजूद लगभग हर जीव में एक ही डिक्शनरी काम करती है, एक साधारण बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल इंसान तक। यूयूयू कोडॉन हमेशा फेनिलएलनिन नाम का अमीनो एसिड ही बनाएगा। अद्भुत। और हर भाषा की तरह इसके भी शुरू और खत्म होने के नियम हैं। AUG कोडॉन जो है वो इनिशिएटर या स्टार्ट स्विच का काम करता है और मेथियोनिन बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ टर्मिनेटर्स होते हैं। UAA, UAG और UGA स्टॉप कोडॉन है। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, बल्कि प्रक्रिया को रोकने का अलार्म बजाते हैं। तो अब हमारे पास जीवन की इस भाषा की डिक्शनरी मौजूद है। चलिए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। सेल के अंदर इस डिक्शनरी को असल में पढ़ता कौन है? क्योंकि mRNA पर जो कोड लिखा है, अमीनो एसिड्स के पास तो आंखें नहीं है कि वे उसे पढ़कर खुद जुड़ जाएं। बिल्कुल। यहीं पर दी अडेप्टर की एंट्री होती है, जिसे हम tRNA कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि tRNA एक तरह का बायोलॉजिकल गूगल ट्रांसलेट ऐप है, जो एक तरफ से mRNA की भाषा पढ़ता है और दूसरी तरफ से सही अमीनो एसिड को जोड़ देता है? ओह, ये उपमा बिल्कुल सटीक है। tRNA के एक छोर पर एंटी कोडॉन लूप होता है। ये mRNA के 3 अक्षरों वाले कोडॉन को पढ़कर उसके साथ जुड़ जाता है। बेस पेयरिंग के जरिए? हाँ, और इसके ठीक दूसरे छोर पर एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, जो उस विशिष्ट कोड के अनुसार सही अमीनो एसिड को बांध कर रखता है। ये सच में 2 अलग-अलग मॉलिक्यूलर भाषाओं के बीच का पुल है। और ये गूगल ट्रांसलेट ऐप जिस फैक्ट्री के अंदर काम करता है वो राइबोसोम है। लेकिन यहाँ अक्सर एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या राइबोसोम सिर्फ एक ढांचा है, एक मचान की तरह जहाँ प्रोटीन के पुर्जे आपस में जुड़ते हैं? यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है छात्रों को, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर सवाल भी बनते हैं। अच्छा। हाँ, राइबोसोम केवल एक निष्क्रिय संरचना या ढांचा नहीं है। ये स्ट्रक्चरल आरएनए और लगभग 80 प्रोटीनों से बनी एक बेहद सक्रिय फैक्ट्री है। खासकर बैक्टीरिया में एक विशेष rRNA होता है, जिसे 23S rRNA कहते हैं। तो ये 23S rRNA करता क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। आरएनए के इस उत्प्रेरक रूप को राइबोजाइम कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि शुरुआत में आरएनए ही प्रतिक्रियाओं को चलाता था। ये तो सच में दिमाग खोल देने वाला तथ्य है। तो इस प्रोटीन असेंबली लाइन के जो 3 मुख्य चरण हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, वो कैसे काम करते हैं? चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन। इसमें राइबोसोम एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन यानी AUG से जाकर जुड़ जाता है और पहला tRNA मेथियोनिन लेकर वहां पहुंचता है। बिल्कुल। उसके बाद आता है इलॉन्गेशन। राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर एक-एक कोडॉन आगे खिसकता जाता है। नए tRNA आते जाते हैं, नए अमीनो एसिड जुड़ते हैं और वो जो राइबोजाइम है वो उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाता है। मतलब एक लंबी चेन बनती जाती है। हाँ, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। और आखिर में टर्मिनेशन। जब राइबोसोम किसी स्टॉप कोडॉन पर पहुंचता है तो वहां कोई tRNA नहीं आता, क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता। सही। इसके बजाय एक रिलीज फैक्टर वहां जुड़ जाता है और पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन मुक्त हो जाती है। फैक्ट्री का काम पूरा हुआ। ये पूरी प्रक्रिया कितनी कार्यकुशल है। लेकिन ये सब सुनकर एक तार्किक सवाल उठता है, क्या ये प्रोटीन फैक्ट्री हमेशा चालू रहती है? अगर ऐसा है तो शरीर की बहुत सारी ऊर्जा तो बेवजह खर्च हो जाएगी। इसे नियंत्रित या रेगुलेट कैसे किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सिस्टम की खूबसूरती इसके चेक पॉइंट्स में है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यानी हमारे जैसे जटिल जीवों की, तो इनमें 4 स्तरों पर नियंत्रण होता है। ट्रांसक्रिप्शन के समय, स्प्लाइसिंग के समय, आरएनए के ट्रांसपोर्ट पर और अंत में ट्रांसलेशन के स्तर पर। लेकिन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में ये थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, बैक्टीरिया में ये मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पर नियंत्रित होता है। मतलब आरएनए बनने की शुरुआत में ही स्विच को कंट्रोल किया जाता है। इसे समझने के लिए लैक ऑपेरॉन मॉडल सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो जैकब और मोनॉड ने दिया था। बिल्कुल। इसे हम एक स्विच मैकेनिज्म की तरह देख सकते हैं। मैंने इस लैक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ा है और यहाँ एक बहुत ही आम कंफ्यूजन होता है। इसमें एक आई जीन होता है
जब कोई आई अक्षर देखता है तो सबसे पहला विचार यही आता है कि इसका मतलब इंड्यूसर होगा। और इसे स्पष्ट रूप से याद रखें, आई का मतलब इंड्यूसर बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब इनहिबिटर है। यह आई जीन दरअसल एक इनहिबिटर प्रोटीन बनाता है। अच्छा, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन करता क्या है? ये ऑपरेटर क्षेत्र से जाकर मजबूती से जुड़ जाता है। आप इसे एक ब्लॉक की तरह सोच सकते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देता है। यानी जब तक ये रिप्रेसर वहां है, मशीन चालू ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ऑपेरॉन डिफॉल्ट रूप से ऑफ स्थिति में रहता है? हाँ, जब बैक्टीरिया के आसपास खाने के लिए लैक्टोस नहीं है, तो वो फालतू में लैक्टोस को पचाने वाले एंजाइम बनाकर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा? सही बात है, लेकिन जब लैक्टोस मौजूद होता है तब क्या होता है? हटा देता है, रास्ता साफ हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज तेजी से आगे बढ़कर जीन्स को ऑन कर देता है। और वो 3 जीन है, Z, Y और A। बिल्कुल। Z जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है जो लैक्टोज को तोड़ता है। Y जीन परमिएज बनाता है जो सेल में लैक्टोज के अंदर आने का रास्ता बढ़ाता है। और A जीन ट्रांस एसिटिलेज बनाता है। और चूंकि इस पूरे स्विच को मूल रूप से एक रिप्रेसर द्वारा बंद रखा जाता है, इसलिए इसे हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। बिल्कुल सही। तो एक जीन कैसे काम करता है, ये समझने के बाद अब बारी है इंसानी शरीर के पूरे मास्टर डेटाबेस को समझने की। क्या कभी हमारे पूरे डीएनए का नक्शा बनाने की कोशिश की गई है? हाँ, और इसी कोशिश ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जन्म दिया। ये एक मेगा स्केल प्रोजेक्ट था। 1990 से 2003 तक पूरे 13 साल चला। और इसका लक्ष्य था हमारे डीएनए में मौजूद सभी 3 बिलियन बेस पेयर्स का सटीक अनुक्रम पता लगाना। हाँ, और आपको पता है इसका खर्च कितना था? लगभग $9 बिलियन। यानी हर एक बेस पेयर को पढ़ने का खर्च $3 था। 3 बिलियन बेस पेयर्स। इस डेटा के स्केल को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही रोचक एनालॉजी दी गई है। अगर हम इस जानकारी को किताबों में छापना शुरू करें, जहां हर किताब में 1000 पन्ने हों और हर पन्ने पर 1000 अक्षर हों, तो क्या होगा? तो सिर्फ एक इंसान का डेटा स्टोर करने के लिए ऐसी 3300 विशाल किताबों की जरूरत पड़ेगी। इतनी जानकारी को तो कोई इंसान पेन और पेपर पे लिखकर प्रोसेस ही नहीं कर सकता। असल लो था, और इसी डेटा की समस्या ने जीव विज्ञान की एक पूरी नई शाखा को जन्म दिया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हाई स्पीड कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के बिना इसे स्टोर करना और इसका विश्लेषण करना मुमकिन ही नहीं था। तो इस महा प्रोजेक्ट की मुख्य खोजें या सेलिएंट फीचर्स क्या रहे? सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये था कि हम सभी इंसान जेनेटिक स्तर पर 99.9% बिल्कुल समान है। 99.9%? मतलब हम सब में सिर्फ 0.1% का अंतर है? हाँ, और एक और बात जिस पर हमने शुरू में चर्चा की थी, हमारे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और मैंने पढ़ा कि शरीर का सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन है। बिल्कुल, जिसमें 2.4 मिलियन बेस हैं। और अगर क्रोमोसोम्स की बात करें, तो क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा जीन है, 2968, और वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम, केवल 231 जीन हैं। और क्या वैज्ञानिकों को उन जगहों का भी पता चला जहां मनुष्यों के डीएनए में वो जो 0.1% का अंतर होता है? हाँ, वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस की पहचान की जहां डीएनए में केवल एक सिंगल बेस का अंतर होता है। इन्हें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या एसएनपी कहा जाता है। स्निप्स। ये तो मानव इतिहास और बीमारियों को ट्रैक करने के लिए बहुत काम आते होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 99.9% समान है, तो फोरेंसिक साइंस या किसी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हम किसी व्यक्ति की सटीक पहचान कैसे करते हैं? हम उसी 0.1% अंतर को देखते हैं, और इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? देखिए, हमारे डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कोई प्रोटीन नहीं बनाते, जिन्हें सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इनमें कुछ छोटे अनुक्रम होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इसे VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। अच्छा, तो ये VNTR हर इंसान के लिए एक जेनेटिक बारकोड की तरह काम करता है, क्योंकि किसी में ये 10 बार रिपीट होगा तो किसी में 50 बार। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये हर व्यक्ति में अलग होता है। तो लैब में इस प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं? छात्रों को इस क्रम पर विशेष ध्यान लेना चाहिए। चलिए, इसे सीधा सीधा समझते हैं। पहला चरण है आइसोलेशन, सेल से शुद्ध डीएनए निकालना। ठीक है। दूसरा चरण है डाइजेशन,
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए को छोटे टुकड़ों में काटना। तीसरा चरण है सेपरेशन, जिसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ। इसमें क्या होता? चूंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब इसे जेल में डालकर बिजली दी जाती है तो डीएनए के टुकड़े पॉजिटिव सिरे की ओर जाते हैं। छोटे टुकड़े तेजी से आगे जाते हैं, बड़े पीछे रह जाते हैं। तो एक पैटर्न बन जाता है। हाँ। फिर चौथा चरण है ब्लॉटिंग। इन टुकड़ों को जेल से एक सिंथेटिक झिल्ली जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज पर ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल। पांचवां चरण है हाइब्रिडाइजेशन। इस झिल्ली पर रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब डाले जाते हैं, जो आपके विशिष्ट डीएनए से जुड़ जाते हैं। और छठा और अंतिम चरण है ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे फिल्म का उपयोग होता है। हाँ। एक्सरे फिल्म पर वो रेडियो एक्टिव प्रोब एक काली सफेद धारियों वाला पैटर्न बना देते हैं। यही आपका अल्टीमेट आइडेंटिफायर यानी डीएनए फिंगरप्रिंट है। इसके एप्लीकेशन तो बहुत कमाल के हैं, फोरेंसिक साइंस में और पैटर्निटी टेस्टिंग में, क्योंकि एक बच्चे का डीएनए बैंड पैटर्न हमेशा उसकी माता और पिता के बैंड्स का 50-50% संयोजन ही होगा। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो आज हमने सेंट्रल डॉगमा की शुरुआत से लेकर जेनेटिक कोड के नियमों को डिकोड किया। हमने प्रोटीन फैक्ट्री की कार्यप्रणाली समझी, लैक ओपेरॉन के स्विच को देखा और ह्यूमन जीनोम को मैप करके फिंगरप्रिंटिंग तक का सफर तय किया। ये सच में इस बात का प्रमाण है कि जीवन का ये सोर्स कोड आणविक स्तर पर कितना सटीक और जटिल है। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने साबित किया है कि हमारे विशाल डीएनए का केवल 2% हिस्सा ही वास्तव में प्रोटीन बनाता है। तो सोचकर देखिए, वो बाकी बचा विशाल 98% नॉन कोडिंग हिस्सा क्या कर रहा है। क्या वो सिर्फ जेनेटिक कबाड़ है, या फिर उस विशाल हिस्से में हमारे विकास, हमारे दिमाग या हमारे भविष्य के कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें पढ़ना हम आज तक सीख ही नहीं पाए हैं। इस विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।